गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। पार्ट वन में हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमें टैक्स क्या कैसे लगता है, उसका हमने थ्योरी स्टडी किया था। तो जस्ट विद इन 2 मिनट्स वी विल रिवाइज कि हमने पार्ट वन में क्या पढ़ाई किया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो हमें आज बात करना है, क्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकम का 5 सोर्स होता है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होगा, सैलरी में टैक्स होगा। अगर आपके पास घर है, घर को आप रेंट पर लगाते हो, वहाँ से जो इनकम आता है वो हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स होगा। अगर आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशन हो, ग्राफिक हो, आईटी कंपनी हो, कुछ भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, तो पीजीबीपी में टैक्स लगेगा। आपके पास कोई घर है, असेट है, लैंड है, प्लॉट है, कुछ भी आप उसको सेल करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अदर सोर्स, इसी तरीके से अगर इन चारों सोर्स में अगर टैक्स नहीं लगता है तो वो रेसिडुअल सेक्शन में जाता है, सोर्स में जाता है, दैट इज कॉल्ड द अदर सोर्स। लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए 3 कंडीशन चाहिए: लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, आपका ऑनर होना बहुत ही जरूरी है, और आप उस प्रॉपर्टी पर कोई अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करें। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ये घर है और एक लैंड है। अगर घर से मैंने किसी को रेंट दिया, वहाँ से जो भी पैसा आता है वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। लेकिन इस लैंड पर मैंने एग्रीकल्चर करने के लिए किसी को दे दिया है, या किसी को शादी विवाह के लिए मैंने बैंकेट हॉल के लिए जगह दे दिया है, पार्किंग स्लॉट के लिए दे दिया है, क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है, ऐसा कोई भी इनकम होगा, या तो वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी का यूज रेसिडेंस, लेट आउट, वैकेंट और ओन प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, ओन बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो रेसिडेंट, वैकेंट और वैकेंट होता है, रेसिडेंट, लेट आउट और वैकेंट है, तो इसका टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। अदर देन इसका टैक्सेशन पीजीबीपी में होगा। अगर घर के साथ साथ आप मशीन वगैरह भी, मशीन, सोफा, टीवी, फ्रिज आप साथ में देते हो तो दोनों का इनकम कंबाइंड होकर कंपोजिट रेंट हो जाता है। और रेंटल इनकम और कंपोजिट रेंट को अगर आप सेपरेट कर सकते हो तो सेपरेट जो हेड है, सेपरेट अमाउंट है, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। और अदर पार्ट जो सेपरेट नहीं हो सकता वो बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। और अगर दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जो कि हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, उसको हम अदर सोर्स में टैक्स लगाएंगे। जैसे ये घर था, इस घर को 15,000 रुपया रेंट, घर के लिए रेंट लगाया गया, और 5,000 रुपया मशीन, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज के लिए लगाया गया। अगर हम ये सेपरेट कर सकते हैं तो 15,000 विल बी टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और 5,000 विल बी टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ पीजीबीपी। मतलब कि 15,000 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा और 5,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज पार्ट टू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हाउ वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी सवाल होगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीकॉम का एग्जाम हो, सीए का हो, सीएस का हो, या सीए इंटर का एग्जाम हो, सीए फाइनल का एग्जाम हो, यही 4 लाइन का फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप हाउस प्रॉपर्टी में आप टैक्स लगाते हो। पहला क्या है? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, उसको माइनस कर देंगे। फिर वो अपने आप निकल के आ जाएगा। जो अमाउंट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में हमें कुछ डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है और इंटरेस्ट डिडक्शन होता है। ये दोनों घटाने के बाद जो भी अमाउंट आता है दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड उसी अमाउंट पर किसी भी टैक्स पेयर को टैक्स लगता है। जब आप एग्जाम में बना रहे हो, जब भी आपके पास कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद नीचे जो असेसी का नाम है, अगर मिस्टर राम, श्याम, मोहन, राधा, महेश कोई भी नाम है, आप उसका नाम डालेंगे। अगर असेसमेंट ईयर और फिनेंशियल ईयर का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो आप वहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021 या 29-20, जो भी असेसमेंट ऑफ फिनेंशियल ईयर है उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप ग्रॉस एनुअल फिगर निकालेंगे, फिर उसमें से
म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे। फिर इसी फॉर्मेट में आपको करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, लेस डिडक्शन 24 सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन बोरोड कैपिटल, यही स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर से अगर आपके पास अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन है और अगर इसी स्ट्रक्चर में आपने किया, अगर आपका आंसर गलत भी आएगा तो स्ट्रक्चर सही होने के कारण हो सकता है आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपका सवाल आपका आंसर सही भी आ जाता लेकिन यू हैव नॉट प्रोवाइडेड आंसर इन सच ए मैनर, तो आपका वहाँ पर नंबर कटने का डर होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरिंग बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी हर चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो हम उस पर बात करेंगे। आज मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जब भी आपके पास कोई सवाल आएगा, आप ऊपर कंप्यूटेशन इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर एसएससी का नाम लिखेंगे, उसके बाद असेसमेंट ईयर लिखेंगे, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स। इवन उस सवाल में अगर म्यूनिसिपल टैक्स जीरो है, देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूनिसिपल टैक्स, तब भी आप लेस म्यूनिसिपल टैक्स वहाँ पर आप नील लिख देंगे, लेकिन आपको ये पूरा फॉर्मेट, पूरा स्ट्रक्चर आपको शो करना है एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक एक सेक्शन, एक एक स्टेप आपको पता है। तो एग्जामिनर एग्जैक्टली आपका आंसर नहीं जानना चाहता है, एग्जामिनर जानना चाहता है क्या आपने इस इनकम टैक्स कि जो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है उसके क्लॉज को, उसके सेक्शन को आपने समझा या नहीं समझा। अगर आप समझ गए तो आंसर तो ऊपर नीचे में भी क्लर्कियल मिस्टेक के कारण माइनस हो सकता है। अगर जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन 30% हो तो आपने कैलकुलेट कर दिया, गलत से बटन 40% पर क्लिक हो गया, या वहाँ पर 30,000 लिखा हुआ आप कॉपी पर लिखते हुए 40,000, मतलब क्लर्कियल मिस्टेक कहीं भी कुछ हो सकता है। लेकिन फॉर्मेट अगर आपका सही है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है इन हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है। और वो कुछ ना मतलब एक एक डिसेंट सा नंबर देता है जहाँ पर आपको पास होने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तब आंसर के साथ साथ आपको फॉर्मेट जरूरी है, लेकिन अगर पास होना है या कुछ भी तो आंसर सही हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मेट कम से कम आप सही रखें। आगे हम चलते हैं। सबसे पहला यू हैव टू अंडरस्टैंड कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से 3-4 कॉन्सेप्ट है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। तो ये सब है क्या और इसको हम टैक्सेशन कैसे लगाते हैं? ये म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है और एक्चुअल रेंट क्या है? अगर ये 4 कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, ये 4 टर्म हमें पता चल गया, तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल गया तो फिर इसमें क्या करना है? अगर आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल गया है तो म्यूनिसिपल टैक्स में तो कुछ है ही नहीं, जो भी 5,000, 1,000, 50,000, 2 लाख रहेगा उसको माइनस कर देना है। अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है, वट एवर अमाउंट सपोज दैट आपका नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 30% लगा देंगे। लेस इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो फिगर माइनस कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है तो नहीं माइनस करेंगे, तो टैक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन में हमें 3 कॉन्सेप्ट को समझना है। पहला म्यूनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर मार्केट रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो अगर आप लोग को कुछ भी पता है एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचें, अदरवाइज अब मैं बताता हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू, आपका घर जहाँ पर भी है वो एक एमसीडी के तहत आता है। वो एमसीडी मेट्रोपॉलिटन एमसीडी हो सकता है, छोटे सिटी का एमसीडी हो सकता है। तो वो एमसीडी डिपार्टमेंट जो है वो हर घर का कोई ना कोई वैल्यूएशन क्रिएट करके रखता है। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में का जो एमसीडी डिपार्टमेंट है उसने एक घर का वैल्यू क्रिएट करके रखा हुआ है 15,000 रुपये पर मंथ, रेंटल वैल्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसको सेल करके कितना मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1,000 स्क्वायर फीट का घर है, 1,000 स्क्वायर फीट का घर है, तो इसका जो रेंटल वैल्यू है वो 15,000 है। ठीक है। फेयर मार्केट रेंट क्या होता है? फेयर मार्केट रेंट होता है कि आप अपने घर को तो फ्री में भी दे दो, हो सकता है 2 लाख में दे दो, लेकिन क्या इसके आसपास एरिया में क्या रेंट चल रहा है? जैसे आपका घर नहीं लगे कोई बात नहीं, आपके बगल वाला घर कितने में लगा हुआ, उसी और अप्रॉक्स उसी एरिया में और उसी स्ट्रक्चर में। मान लो कि आपके घर का स्क्वायर फीट एरिया है 1,000 स्क्वायर फीट, बगल वाला का घर का है मात्र 600 स्क्वायर फीट और उसने 12,000 में लगाया हुआ है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर और एमसीटी क्या करेगा कि 12,600 स्क्वायर फीट के लिए तो उसी के प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करते हुए 1,000 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन निकालेगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू वो होता है
जो एमसीडी या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। फेयर मार्केट रेंट वो होता है जो आसपास एरिया में जो रेंट चल रहा है। अगर आप लक्ष्मी नगर में रहो तो आप फेयर मार्केट के लिए हौज खास एरिया या बसंत कुंज का रेंट नहीं देखोगे। आप अपने आसपास में 50, 100, 200, 300 मीटर तक के एरिया में जो रेंट चल रहा है वही फेयर मार्केट रेंट होता है। एक लास्ट होता है स्टैंडर्ड रेंट। दिल्ली में दिल्ली रेंट एक्ट है, उसके अनुसार हर एरिया का, हर घर का एक पर्टिकुलर रेंट डिसाइडेड है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। तो उस एक्ट के अनुसार हम देख लेते हैं कि इस एक्ट में इस घर का, इस प्रॉपर्टी का कितना रेंट लिखा हुआ है। वो है हमारा एक्चुअल रेंट रिसिप्ट, तो कुछ है ही नहीं। वट एवर अमाउंट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, जो भी आपका किराएदार है, जो भी आपका ऑफिस को जो जिसने भी आपके प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, जिसने भी ये लेट आउट लिया हुआ, वो जो भी पैसा देगा वो एक्चुअल रिसिप्ट होगा। तो सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में जो हायर होगा हम उसको ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हायर ऑफ ए एंड बी। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, तो जो सी स्टेप आया और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो लोअर रहता है उसको ले लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, और फिर जो ई स्टेप था, ई और एफ में जो हायर होता है उसको हम ले लेते हैं। तो दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। घर वन, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,05,000, उसका फेयर रेंटल है 1,07,000। स्टैंडर्ड रेंट वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था, म्यूनिसिपल वैल्यू वर्सेज फेयर मार्केट। तो इन दोनों में क्या कहता था, यहाँ पर हमने क्या देखा था, हायर। तो इन दोनों का हायर क्या है, 1,07,000। स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं है, लोअर। तो अब आप कहोगे स्टैंडर्ड रेंट तो नील है तो हम लोअर ले लेंगे, नहीं, इस केस में आपको एटलीस्ट मतलब स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा हायर 1,07,000, और एक्चुअल रेंट आया है 1,03,000। अब 1,03,000 और 1,07,000 इन दोनों में हायर कौन है, 1,07,000। तो हम, मेरा आंसर आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,07,000, जो इस कॉन्सेप्ट पर, इस फार्मूला पर फिट बैठता है। और यही फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, हमने इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया कि 1,05,000 है, 1,07,000। तो पहला स्टेप में दोनों का हायर क्या हुआ, 1,07,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट है 88। तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड रेंट लिखा हुआ रहता है तो लोअर हम लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 88 थर्ड स्टेप में। और उसके बाद एक्चुअल रेंट है 1,12,000। तो हमने देखा था यहाँ पर थर्ड स्टेप में 88 आ गया, और एक्चुअल रेंट 1,12,000 है, तो यहाँ पर हायर, तो 1,12,000 जो हमारा हायर है वो हम 1,12,000 हायर लेंगे। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल, 1,05,000, 1,07,000। तो पहला हमारा आंसर आएगा 1,07,000। दूसरा स्टेप पर 88 है तो हमारा लोअर आएगा 88,000। एक्चुअल रिसिप्ट हमने किया है 86, ठीक है। तो यहाँ पर हायर कौन सा हो गया, 88, तो हमने यहाँ पर 88,000 लिया है। फोर्थ एग्जाम्पल, 1,05,000, 1,07,000, इसमें से हमारा हायर क्या है, 1,07,000, 1,07,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ पर क्या लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट में के केस में लोअर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,07,000, लेकिन एक्चुअल रेंट हम 1,14,000 ले रहे हैं, 1,14,000। तो हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 1,14,000 होगा। तो आप एज बीइंग द स्टूडेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट क्या है। ये सारी बातें अगर थ्योरेटिकल आपको समझ में आ जाती है, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया, इस वीडियो को आप 5 मिनट के लिए पॉज कर लें, फिर दोबारा देखें, तिबारा देखें, 2 से 3 बार में आप इस कॉन्सेप्ट, इस 4 एग्जाम्पल के अनुसार आप काम करोगे, आपका जो ये कन्फ्यूजन होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था बीकॉम में, फिर जब सीए इंटर में आया, तो मेरे को भी ये कन्फ्यूजन होता था कि मैं कौन सा इनकम, कौन सा अमाउंट को लूँ, म्यूनिसिपल वैल्यू को लूँ, फेयर मार्केट को लूँ, स्टैंडर्ड रेंट का लूँ, या एक्चुअल रेंट का लूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ ये समझना है स्टेप वन में हमें क्या हायर, कौन सा किसका हायर लेना, स्टेप टू में लोअर किसका लेना है, और स्टेप थर्ड में क्या करना। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ आप कर लेते हो, फिर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं
ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मतलब कि उसको हम कब डिडक्ट करेंगे, कब डिडक्ट नहीं करेंगे। तो म्यूनिसिपल टैक्स का दो तरीका हो सकता है कि म्यूनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया है या नहीं किया। और सबसे पहले उससे पहले आपको मैंने 2 मिनट पहले ही बता दिया था कि म्यूनिसिपल टैक्स होता क्या है। म्यूनिसिपल टैक्स वो टैक्स है जैसे कि म्यूनिसिपल वैल्यू डिसाइड करती है आपकी एमसीडी, उसी तरीके से म्यूनिसिपल टैक्स भी आपका एमसीडी डिसाइड करके देता है। एमसीडी आपका डिसाइड करता है कि आपका एक घर है, 2000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, इसके ऊपर हर साल आपको 2000, 5000, 200, 300, 10,000 रुपया एक टैक्स लगता है। तो वो म्यूनिसिपल टैक्स होता है। अब इसमें क्या कि ड्यूरिंग द ईयर आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हो या नहीं किया हो, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप नहीं करते तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने किया है देन आप ओनली फॉर करंट ईयर पे किया हो सकता है आप हर साल आप एमसीडी टैक्स पे करते जा रहे हो, तो आपने सिर्फ करंट ईयर का पे किया हो, या हो सकता है पिछले साल का भी, पिछले 3 साल का बाकी था वो आपने कर दिया। फिर आपको लगता है यार कौन हर साल परेशान हो, चलो एक ही बार में ना, एक एक ईयर का 5000 है, चलो 5 साल का, 2 साल पुराना, 1 साल करेंट और 2 साल आगे फ्यूचर का भी पे कर देते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट जैसे पेंडेमिक में ही इसने एक डिस्काउंट निकाला था कि पिछले 5 साल का पे कर देते हो तो 10% डिस्काउंट, आगे 3 सालों का और पे कर देते हो 20% डिस्काउंट। अगर किसी भी तरीके से आप इंसेंटिव लेने के लिए कोई भी टैक्स पेमेंट करते हो, फ्यूचर का, करंट ईयर का या पास्ट ईयर का, तो आपको जिस साल आप जितना पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा। अगर जिस साल आप किसी भी साल में नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगा। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट जब आप जितना पैसा पे करते हो आपको टैक्स मिलेगा। अब हम इसको एग्जांपल से लेके समझते हैं। आपके घर का म्यूनिसिपल टैक्स 5,000 रुपया फिक्स किया गया था, लेकिन ये 5,000 रुपया हर साल था जो पिछले 2 साल से आपने नहीं दिया। तो जब 2 सालों में आपने पे नहीं किया था आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इस साल आपने क्या किया, पिछले 2 साल का 5 गुना 2, 10,000 प्लस इस साल का 5,000, 15,000 रुपया पे कर दिया। तो आपको इसी साल के इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में एमसीडी का डिडक्शन मिल जाएगा, एमसीडी टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। जब आप पे करोगे जिसका जिस ईयर का भी पे करोगे, लास्ट ईयर का, करेंट ईयर का या फ्यूचर ईयर का, आपको डिडक्शन मिलेगा। जब आप नहीं पे करते हो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन रखने का बात ही नहीं है। ये सिर्फ आपको याद रखना है कैश मेथड पर चलता है, पेड मेथड पर चलता है। मतलब पे करेंगे तो मिलेगा, नहीं पे करेंगे नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट को अगर हमने दिया तो हमें, तो वो हमें बेनिफिट देगा, गवर्नमेंट को हमने नहीं दिया वो हमें बेनिफिट नहीं देगा। क्लियर है? हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन लगता है, आपका कोई भी सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप सवाल लिखिए। हम उसमें उस जो जो भी आपका सवाल होगा उसको क्लियरफाई करेंगे, उसका आंसर देंगे ना। अब हम इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपने घर बनाने के लिए, घर परचेज करने के लिए कोई भी लोन लिया है, आपने घर बनाने के लिए या परचेज करने के लिए लोन लिया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन का सीधा सीधी एक कॉन्सेप्ट है कि सीधे 30%, मतलब कि जो भी आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद, म्यूनिसिपल टैक्स के बाद जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा, जो हमारा यहाँ पर जो सेक्शन था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने निकाल लिया, म्यूनिसिपल टैक्स अभी हमने समझ लिया, लेस नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन मिलता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। बस ये दोनों डिडक्शन मिलता है और हम इसके अनुसार पे कर देते हैं। और ये दोनों डिडक्शन लेने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल के आता है उसके ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं। तो यहाँ अब हमें ये देखना है, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया था, हाँ। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा उसमें से सीधे 30% डिडक्शन मिल जाता है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता क्या है, आपके पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर, मेंटेनेंस, पेंटिंग, डेंटिंग कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर नहीं दिया है कि आप उस घर में चाहे 1 रुपया लगाओ या 0 रुपया लगाओ या 10 करोड़ लगा दो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपका जो भी रेंट होगा उस रेंट का हम 30% आपको बेनिफिट दे देंगे, उससे ज़्यादा का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। बस इनकम टैक्स का सीधा सीधा यही करना है। आपने कितना डिडक्ट किया, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ जो भी नेट एनुअल वैल्यू होगा उसका हम 30% आपको डिडक्शन दे देंगे।
आप खर्च करो या ना करो, हम दोनों केस में यहाँ पर पेड मेथड नहीं चलता, यहाँ एक्रूवल मेथड चलता है ना। अगर आपने कोई लोन लिया होगा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो यहाँ पर भी पेड मेथड नहीं चलता, मतलब आपने लोन ले लिया और इंटरेस्ट आपका ड्यू हो रहा है, एक्रूड हो रहा है, अब आप इंटरेस्ट पे करो या ना करो इसको डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि लोन लिया है, इंटरेस्ट है, एक्रूड हो गया है, हम उसका बेनिफिट दे देंगे आपको। ठीक है, इंटरेस्ट लिया है, सॉरी लोन लिया है, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, इंटरेस्ट ये या ईएमआई आपने पे किया नहीं किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा। अब आता है इंटरेस्ट ऑन द होम लोन। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है या 30,000 का, 2 लाख का और 30,000 का क्या डिडक्शन का है, क्या क्राइटेरिया है, हम उस पर अभी डिस्कशन करेंगे ना। अदर देन कंस्ट्रक्शन, अगर आपने घर को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लिया है या घर के अंदर सास इंटीरियर डेकोरेशन के लिए लिया है तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको 30,000 का ही मिलेगा। अब कंस्ट्रक्शन के केस में जो 2 लाख और 30,000 मैंने लिखा, इसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है कि ये जो घर है विद इन 5 ईयर आपका घर बन जाना चाहिए। जैसे कि आज आपने लोन लिया और आज से 5 साल के अंदर घर बन जाना चाहिए, लेकिन अगर 5 साल तक भी घर नहीं बनता है तो आपको 2 लाख का पर ईयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यही चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपने जिस दिन लोन लिया उसके 5 साल के अंदर घर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए या परचेज हो जाना चाहिए। अगर परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ तो आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 30,000 का। जैसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में अपना घर बुक करा लेते हैं, लेकिन वो घर का कंस्ट्रक्शन होता है 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो इस केस में आपको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलके आपको 30,000 का मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्चुअल टैक्स पेयर हैं, जो जॉब में है, बिजनेस में है, वो सभी के सभी 2 लाख का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अगर जिस दिन डिपार्टमेंट ने ये डिसअलाउ करना शुरू कर दिया उस दिन उनको ये प्रॉब्लम आई और पुराना करते हुए सारा इंटरेस्ट और पेनल्टी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इंटीरियर डेकोरेशन के लिए लिया तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 का ही मिलेगा। नाउ अब एक आता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट डिडक्शन क्या होता है? जैसे आपने लोन ले लिया 3 साल पहले, लेकिन अभी तक घर नहीं बना है, तो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, ईएमआई आप दे रहे हो, लेकिन घर ही नहीं बना। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ाई किया था, हमने ये देखा था किसी भी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम लगाने से पहले आपका घर होना चाहिए। ठीक है, जब आपने लोन लिया है, घर बना रहे हो या घर परचेज कर रहे हो, घर ही नहीं बना है, उसकी रजिस्ट्री ही आपके नाम पर नहीं हुई है, तो आपका घर हुआ ही नहीं। जब आपका घर ही नहीं हुआ तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा नहीं। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स लगा ही नहीं तो जो आपका जो ईएमआई था, जो लोन दे रहे थे, उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? इट मीन्स अगर आपका घर ही नहीं है, कंस्ट्रक्ट नहीं है, परचेज नहीं है, तो और उसकी रजिस्ट्री नहीं है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं हुआ। जब हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं हुआ तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट ही नहीं मिलना है। तो अब आप कहोगे सर ये तो मेरा लॉस हो गया क्योंकि मैंने पिछले 2 साल 3 साल में मैंने पे कर रखा है। तो डिपार्टमेंट ने एक क्लॉज दिया हुआ है, एक रिलीफ दिया हुआ है कि जिस दिन आपने लोन लिया और जिस साल आपका होम का कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट हो जाता है उससे 1 साल पहले का पीरियड आप ले लो। लाइक मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया 30 मार्च 2021 को, तो मैं 31 मार्च 2020 तक का ही लूँगा क्योंकि करंट ईयर तो मेरा कंप्लीट हो गया, तो करंट ईयर तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगा दूंगा। ओके, तो जिस साल आपने लोन लिया और जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट होता है उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर ले लो और उस पीरियड तक का जितना भी इंटरेस्ट आएगा पूरा कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाई 5 कर लो और वो जो अमाउंट आएगा वो अगले नेक्स्ट 5 ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा। इट मीन आपको कैलकुलेट कैसे करना है, लोन स्टार्ट पीरियड से करना है। नोट कंस्ट्रक्शन इन पीरियड क्या है, टिल लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कि जिस साल में हो गया उससे जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर लेना है, 1/5 आपको करना है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इन ऑन 30 मार्च 2021, तो हमें पिछला साल कौन सा लेना है, 31 मार्च 2020 तक का लेना है। अगर कंस्ट्रक्शन इंड कर जाता है 2 अप्रैल, मात्र 2 दिन के बाद, तब आपको 31 मार्च 2021 बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि
31 मार्च और 1 अप्रैल फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि उस फ़ाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो गया तो उसके पहले वाला लेना है, बस इतना ही। इसी तरीके से एक थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर कंस्ट्रक्शन 15 अक्टूबर 2020 को कंप्लीट हुआ तब भी आपको 31 मार्च 2020 तक ही आना है। इस तरीके से आप उस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, डिवाइडेड बाय 5 कर ले, और वो जो बैलेंस अमाउंट है वो अगले 5 सालों में आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर इस पर कोई सवाल आपको लगता है कमेंट सेक्शन में डालें, और उसका सॉल्यूशन और उसके ऊपर आपको फिर से डिटेल बताया जाएगा, और आपका जो क्यूरी है, जो भी आपका सवाल है, उसको क्लियरफाई किया जाएगा। ना नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। को ऑनर का टैक्स स्टेटमेंट क्या होता है, टैक्स स्टेटमेंट ऑफ अनरियलाइजेशन रेंट क्या होता है। तो अब जब तक मेरा प्रैक्टिकल वीडियो आप नहीं देखते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को मेरे वीडियो 1 और वीडियो 2 के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालें, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आप जो वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो कोशिश ये करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं वहीं पर दूँ। तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, आप दो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में आप सारा सवाल डाल दो। वो चाहे रिलेटेड टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द माई मिशन, माई मोटो, कि मैं 1 लाख स्टूडेंट को ऑनलाइन टैक्स एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, ताकि उनको कहीं भी आज के पेंडेमिक टाइम में या नेक्स्ट टाइम कभी भी उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो घर बैठे एजुकेशन ले सकें, और बिना किसी टेंशन के। तो आपका जो भी सवाल है, आप सवाल को कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इस चैनल के बारे में इफ़ यू थिंक कि हाँ, यहाँ पर मनीष सर ने काफ़ी अच्छा से इनकम टैक्स को या इस हाउस प्रॉपर्टी को बताया है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को सर्कुलेट कर सकते हो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो आपका जो भी सवाल है, आप अपने सवाल को, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और इवन फ्रॉम इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, एनीथिंग, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो आई एम वेटिंग योर सजेशन एंड योर कमेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच। आप अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम